हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्जाम और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीटीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021-2022 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 5 जनवरी 2022 के पेपर 1 के सीडीपी पोर्शन यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सीडीपी। ये पार्ट है, पहला सेक्शन है आपका, सेक्शन नंबर 1। ये पहला सब्जेक्ट होता है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, बोथ पेपर्स फॉर सीटेट, पेपर 1 एंड पेपर 2। चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एजर्सन रीजन दिया गया है। देखिए, जो आपका एजर्सन और रीजन दिया गया है, सबसे पहले आप क्या करोगे। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में आपके एजर्सन रीजन्स आते हैं, तो सबसे पहले चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपका सब्जेक्ट ईवीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उनके कंसेप्ट क्लियर करोगे ताकि कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप सारे एजर्सन रीजन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे और करेक्ट ऑप्शन कैसे चूज करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपका पहला क्वेश्चन अगर ऑप्शन दिया है तो जिसमें एजर्सन रीजन दोनों सही है और रीजन क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है एजर्सन के, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका सही। अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों सही होंगे लेकिन रीजन क्या है, सही व्याख्या नहीं करता है एजर्सन की, जो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। एजर्सन आपका ट्रू होगा लेकिन रीजन क्या होगा, गलत होगा। यानी कि एजर्सन सही होगा और रीजन क्या होगा आपका, फॉल्स। और फोर्थ है आपका ऑप्शन जिसमें एजर्सन रीजन दोनों ही गलत होंगे, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं एजर्सन रीजन को और सही ऑप्शन पर टिक करते हैं। दिया गया एजर्सन, डिले इन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड entirely to their genetic makeup। रीजन दिया गया, हेरिडिटी फैक्टर आर solely responsible for physical development of children। अभिकथन अभिकथन दिया गया है और कारण दिया है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका एजर्सन। और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिसमें क्या है, एजर्सन रीजन दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, देखिए, जो आपका मानव विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का उत्पाद है। बच्चों का विकास स्वरूप आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से आधारित होता है। कोई भी व्यक्ति आनुवंशिकता के बिना पैदा नहीं होता और उचित वातावरण के बिना जीन विकसित नहीं हो सकते। पर्यावरण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लक्षणों की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, घसीट कर लिखना, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपका विकास है, विकास सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, भावनात्मक, सामाजिक आदि को संदर्भित करता है। विकास के विभिन्न प्रकार है, अर्थात शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक विकास है। जो आपका गत्यात्मक कौशल है, एक गत्यात्मक कौशल एक कार्य है जिसमें एक विशिष्ट कार्य के लिए मदद, इरादे से मांसपेशियों की सटीक गति शामिल होती है। गत्यात्मक कौशल सीखने की उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा अभ्यास के साथ गतिविधि को अधिक तेजी से और सटीक रूप से निष्पादित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका,
Which of these children would be in the middle childhood stage? इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। बाल अवस्था मानव जीवन काल की अवधि जन्म से लेकर यौवन को संदर्भित करता है। बाल अवस्था की तीन चरण है। पूर्व बाल अवस्था, जो आपके पूर्व विद्यालय वर्ष 2002 से 6 वर्ष के बीच होती है, जो आपकी होती है पूर्व विद्यालय वर्ष। जो सेकंड होती है आपकी मध्य बाल अवस्था, विद्यालय के वर्ष 6 से 12 वर्ष तक की आयु में। उत्तर बाल अवस्था, जो 12 से 14 वर्ष की आयु तक होती है, जो आपकी मूर्त या वास्तविक विश्व की घटनाएं और अनुभव के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता इस अवस्था की पहचान है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, लॉट्स ऑफ क्लूज अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम films and advertisement that highlight the role of dash as a dash agency of socialization। दिया गया है, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर विकास डालता है या प्रकाश डालता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मीडिया या द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सेकंड। जो आपका मीडिया है, मीडिया आपका क्या है? दूसरे शब्दों में प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला लोग, माता पिता, शिक्षक, विद्यालय और मीडिया है। जो आपका मीडिया है द्वितीयक सामाजिकरण के रूप में मीडिया की भूमिका है। यह हमें एक समय से बड़ी संख्या में लोगों से जुड़ने, मदद करने और व्यक्तियों को अपनी राय, विश्वास और मूल्यों को बनाने और आकार देने में मदद करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज। यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका आंसर होगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जो आपके लक्ष्य उन्मुख व्यवहार की जो क्षमता है, उस अवस्था तक बच्चा जाना जाता है कि भौतिक रूप से अनुपस्थित वस्तुओं का अस्तित्व होता है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण है। यह अवस्था 2 साल की उम्र के आसपास शुरू होता है और लगभग 7 साल की उम्र तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बच्चा भाषा के प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अकॉर्डिंग टू प्याजे इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर इज टू बी डैश एंड डैश। यानी कि प्याजे के अनुसार एक शिक्षिका का डैश और डैश का होना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गतिशील और लचीला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, जो आपका प्याजे है, प्याजे का मानना था कि बच्चे इस स्कीमा को सीखने और अनुकूलित करने के लिए एक निरंतर अभ्यास के माध्यम से विकसित होते हुए हैं। तो मानसिक प्रतिरूप जो उन्हें चीजों को समझने में मदद करते हैं, उनके विचारों का अभी भी बाल मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के दृष्टिकोण पर काफी प्रभाव डालता है। जो आपका अधिगम है, अधिगम गतिशील, लचीला और सक्रिय होना चाहिए ताकि वे छात्रों को सक्रिय और संलग्न रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। शिक्षकों को विविध सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि वे प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करके शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को अपने बच्चों को अपने आसपास के विश्व से जुड़ने और उस पर कार्य करने के अवसर पैदा करके सीखने में सुविधा प्रदान करें। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इन द व्यूज ऑफ लेव वेगोट्स्की के विचार में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपके लेव वेगोट्स्की है, एक सोवियत मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यह सिद्धांत इस विचार को बताता है कि सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ अंतःक्रिया और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं।
चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अकॉर्डिंग टू लेव वेगोट्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लेव वेगोट्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन और पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा, ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, और ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, सामाजिक संपर्क। संतुलन और पुरस्कार नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपके मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक में और मनोविज्ञान में कई सिद्धांत दिए, और मनोविज्ञान में कई सिद्धांत हैं जो मनोविज्ञान के विभिन्न विचारधाराओं से संबंधित हैं, जैसे कि संज्ञानात्मक, मानवतावादी, व्यवहारवादी आदि। ये सिद्धांत प्रख्यात मनोवैज्ञानिक द्वारा मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित करते हैं। सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वेगोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम लर्निंग एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम है डैश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपके बाल केंद्रित कक्षा है, ठीक, जो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा है शिक्षार्थियों को केंद्र में रखती है और बच्चे के अनुभव और आवश्यकताओं को प्रधानता देती है। यह दृढ़ता से मानती है कि जब बच्चों को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है, वे अवधारणाओं को कुशलता से आत्मसात करने की क्षमता विकसित करते हैं। जबकि छात्रों की क्षमताओं, योग्यताओं और अधिगम की शैलियों को ध्यान में रखता है। इस विधि में अधिगम शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, at which stage of Lawrence Kohlberg theory of moral development to children ignore the intention of other and instead focus on the fear of authority and negative consequences? देखिए दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण का दूसरों के इरादों की अपेक्षा करना और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणाम के दर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर होगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज fluently and flexibly to express one's thinking is a characteristic of dash इंटेलिजेंस इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारण प्रवाह और लचीले ढंग में से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की क्या विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, जो आपका भाषाई बुद्धि है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में भाषाई बुद्धि की विशेषता है, इसमें भाषा का प्रयोग शामिल है या ध्वनियां, लय, शब्दों, शब्दावली और मौखिक रूप से और मौखिक भाषा से संबंधित है। लेखक, कवि, वकील और वक्ता उनमें से जिन्हें हार्वर्ड गार्डनर उच्च भाषाई बुद्धि के या बुद्धि के रूप में देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not an effective strategy to cater to individual difference in the class? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें, ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए जो आपकी व्यक्तिगत मतभेद है, व्यक्तिगत मतभेद, कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। हम सभी न केवल ऊंचाई, वजन, रंग, रूप, प्रतिक्रिया की गति बल्कि व्यवहार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं सभी जीवित जीवों की विशेषताएं हैं
या उस अंतर को संदर्भित करते हैं जो मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है और वे अपनी गति से सीखते हैं और बढ़ते हैं। शिक्षकों को शिक्षार्थियों की योग्यता या व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट 4-year-old Rahul said, "What will I do with this? Boys do not play with dolls." What does this illustrate? 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं। यह क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपकी जेंडर या लैंगिक रूढ़िवादिता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि क्या लैंगिक रूढ़िवादिता वे विश्वास हैं जो लोगों में पुरुषों और महिलाओं की विशेषताओं के बारे में है, या एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण या पूर्व धारणा है जो विशेषताएं या भूमिकाओं के बारे में है जो महिलाओं और पुरुषों के पास है या होनी चाहिए। लैंगिक रूढ़िवादिता हानिकारक तब होती है जब महिलाएं और पुरुषों की अपनी व्यक्तिगत क्षमता को विकसित करने के लिए, अपने पेशेवर कैरियर को आगे बढ़ाने और या किसी चीज और उनके जीवन के बारे में चुनाव करने की क्षमता को सीमित करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अ टीचर शुड। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जो आपका आकलन है, आकलन शैक्षिक मूल्यांकन है जो जानकारी इकट्ठा करने और कक्षा के कार्य के अध्ययन का व्यवस्थित तरीका है जिसका उपयोग सीखने और विकास के संदर्भ में छात्र की प्रदर्शन का मार्गदर्शन करने और सुधारने के लिए किया जाता है। ऐसी कई विधियां हैं जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों की सीखने की प्रगति और कौशल या किसी शैक्षणिक सहायता की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज, यानी कि किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। टीचरों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। ऑप्शन नंबर 4। जो आपका गहन चिंतन है, नई या अपरिचित स्थितियों विचारों के लिए तर्क को लागू करने की क्षमता या तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। गहन चिंतन के लिए उचित विश्लेषण है, मूल्यांकन, अनुमान और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। गहन चिंतन विभिन्न वर्गीकरण करके विचार प्रक्रिया को विभाजित करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। इन एन इंक्लूसिव सेटअप डैश मेक दिस रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर द नीड्स ऑफ डैश, एक समावेशी व्यवस्था में कौन सी किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्कूल छात्रों की जरूरतों के अनुसार। ऑप्शन नंबर सेकंड। जो आपकी समावेशी शिक्षा है, एक दृष्टिकोण या एक एजुकेशन सिस्टम है जो सभी बच्चों या छात्रों को उनकी ताकत या कमजोरियों की परवाह किए बिना एक ही छत के नीचे लाता है या विविधता को स्वीकृति और प्रचार करती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। स्टूडेंट्स हैव डैश फेस persistent challenges in reading the text and comprehending the long passage। वे छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, पठन वैकल्य। ऑप्शन नंबर थर्ड। जो आपका पठन वैकल्य है, कई प्रकार की अक्षमताएं होती हैं जो विशेष आवश्यकताएं और क्षमताएं होंगी जब अन्य के आस पास अतिरिक्त सीखने की जरूरतें या शैक्षिक प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं जिन्हें औपचारिक रूप से पहचाना नहीं गया है।
चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, टू एडजस्ट द लर्नर फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस एंड डिप्रीव्ड ग्रुप आर टीचर शुड, यानी कि सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो आपकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक एक शिक्षक और अनुशिक्षक सहकर्मी शिक्षण मुक्त विद्यालय, उपयुक्त बुनियादी ढांचा और उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इन अ क्लास हैविंग लर्नर विद डिवर्स नीड्स अ टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी वाले कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए क्या विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसएबिलिटीज, यानी कि जो आपके दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं और आपको बताना, आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनिवार्य विशेष शिक्षा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, चिल्ड्रन लर्न बाई, बच्चे किस तरह सीखते हैं। तो किस तरीके से सीखेंगे, पढ़कर, सुनकर, देखकर और क्रिया करके। आपके फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा और फोर्थ सही होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका एजर्सन रीजन दिया गया है और इसमें दिया गया है, इट इज important to allow student to take some control over their own learning। रीजन दिया गया है आपका, टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लर्निंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू मेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू डू लर्न एंड हाउ। अभी कथन दिया है और तर्क दिया है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तर्क है आपका, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है, एजर्सन रीजन दोनों सही है और रीजन क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है एजर्सन की। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, अ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटी विच आर डैश, दिया गया है एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, अ टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटी विच प्रमोट, यानी कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। तो किसको बढ़ावा देना चाहिए, अपसारी सोच को। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, अकॉर्डिंग टू कंटेम्पोरेरी थ्योरी लर्निंग इज प्राइमरली अ डैश एक्टिविटी, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सामाजिक, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, अ टीचर शुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज एमंग स्टूडेंट्स। रीजन दिया गया है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इम्प्रूव लर्निंग एंड फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग।
अभी कथन दिया है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। रीजन दिया गया है आपका, समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एजर्सन रीजन दोनों सही है और रीजन सही व्याख्या करता है एक ही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश मिसकंसेप्शन अमंग द स्टूडेंट्स। यानी कि छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पहचानना। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, फियर अमंग द स्टूडेंट्स। छात्रों में भय का भाव कब जागरूक होता है? तो कब जागरूक होता है, यानी कि छात्रों में भय का भाव उत्पन्न होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिगम के लिए हानिकारक है आप। ठीक है, छात्रों में भय का भाव तब उत्पन्न होगा जब अधिगम के लिए हानिकारक बहुत ही ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, which of the following is likely to motivate student towards mastery learning। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? आपके ऑप्शन है योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह और सत्ता की चाह। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योग्यता की चाह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। जो आपकी निपुणता अधिगम है, जो आपकी निपुणता अधिगम है, इस सिद्धांत पर आधारित एक निर्देशात्मक रणनीति है कि सभी छात्र उचित निर्देश और अधिगम के लिए पर्याप्त समय के साथ उचित सामग्री का एक समूह सीख सकते हैं। निपुणता अधिगम करने के परिणामों के साथ सभी या लगभग सभी विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करना संभव है, जो छात्रों को निर्देश के अंत में प्रदर्शित करने की उम्मीद है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। सीडीपी का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। टीचर्स कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाई। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सम प्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक फ्रेंड्स, हमारे 5 जनवरी 2022 के पेपर 1 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं। मेरी आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। हमने इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। यह पेपर इम्पॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे और मददगार रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वाज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, दिस थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।